नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडू गोरिल्ला पब्लिकेशन का जो चौथा प्रैक्टिस सेट है उसको करवाएंगे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इस चैनल पे आपके वन दरोगा के लिए जितने भी टॉपिक हैं 26 टॉपिक पे 38 वीडियो बनाए हैं। लगभग पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। उसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट मैंने 50-50 क्वेश्चन के बनाए हैं, वो करवाए हैं। उसके अलावा 4 या 5 अभी उसमें बूस्टर डोज करके क्लासेस पढ़ी हैं, जिसमें जो मटेरियल छूट गया है वो मैंने रखा है और उसमें कुछ वीडियो और आएंगे। उसके अलावा फिर अभी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। एडू गोरिल्ला पब्लिकेशन की बुक है, उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो ये चौथा है। 3 मैंने करवा दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस का परीक्षा 2022 में हुई है उसमें आया था। तो इसका क्वेश्चन आंसर है बी, कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभयारण्य है ये 1975 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिए गए हैं जैव आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में है राज्य। तो जो मानस है ये है असम में, तो ए का हो गया 3। तो ए का 3 देखो पहले में ही है। सुंदरवन पता ही होगा पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, और उसके साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये भी यूपीपीएससी 2022 में आया है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पे स्थित है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। चौथा है केबुलम जाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील में स्थित है। केबुलम जाओ जो नेशनल पार्क है ना, इससे क्वेश्चन तो बहुत ही आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये लोकटक लेक में है। तो झील पूछ रहा है ना, तो लोकटक, अब लोकटक यहाँ पे लिखा है डी ऑप्शन। ये सिक्किम में पड़ती है लोकटक लेक और ये वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो होता है ओशियन इकोसिस्टम, मतलब सी ऑप्शन सही है, महासागर पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में कितने पोषण स्तर होते हैं। तो फूड चेन जो होती है उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो 3 या 4 होते हैं। तो इसके 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद क्या होता है कि अगले जीव में स्थानांतरित होने के लिए ना एनर्जी बचती नहीं है। जो 10% रूल होता है ना कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। तो 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद अगले ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए एनर्जी बचती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक पारितंत्र में निम्न में से कौन सा मुख्य प्रजातियों के बारे में सही है। चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक पारितंत्र में संख्या अधिकतम होती है, तो मुख्य प्रजाति की बात कर रहे तो उनकी संख्या अधिकतम होती है। दूसरा, वे एक पारितंत्र में आवश्यक नहीं है। दूसरा तो बिल्कुल निगेटिव है, तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा है उनके पास एक पारितंत्र में सबसे अधिक जैव मात्रा होती है। और डी है वे पारितंत्र के गुणों की प्रमुख योगदानकर्ता होती हैं। तो जो मुख्य प्रजातियां हैं ना उनके लिए सबसे जो सही बात है वो डी है कि वो जो इकोसिस्टम है ना उसकी क्वालिटीज को यही डिसाइड करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है बोल रहा है, और ये 2 बार आया है क्वेश्चन। ये देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2020 और इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2019। तो अजैविक घटक बोला नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन दिया जीव यही जैविक घटक है, बाकी तो अजैविक है, प्रकाश, पानी और मिट्टी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ये भी आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एग्जाम 2020 में। उत्पादक बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, या शाकाहारी या जैव अपघटक। ये ऑप्शन आपका सही है, डिकम्पोजर्स बोलते हैं उनको।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP25 है ना, वो निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो ये जो COP25 है ना, ये चिली की अध्यक्षता में हुआ था वैसे स्पेन की सहायता से, लेकिन जो अध्यक्षता है ना वो चिली की थी। चिली है ना, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा के बिना लंबे समय को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मतलब जिस समय काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए बरसात नहीं होती है तो क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं, सूखा, या मरुस्थलीकरण, या खतरनाक। ऑप्शन भी देखो विचित्र दिए हैं, तो उसको सूखा ड्रॉट बोलते हैं। मरुस्थलीकरण होता है कि जब जिस एरिया में ना कई वर्षों तक, तो इसमें वर्षा के बिना लंबे समय तक तो सूखा पड़ता है, उसके बाद फिर उस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया ना काफ़ी लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास लक्ष्य 13 SDG जो 13 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अनुसार विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है बोल रहा है? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ध्रुवीय बर्फ कैप्स का पिघलना, या जनसंख्या वृद्धि। तो जो जलवायु परिवर्तन है वो SDG 13 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा खतरा है। ये ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना। इसमें कुछ क्वेश्चन फर्जी टाइप के भी हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि कहीं पे जिस तरह का सिलेबस है ना, उस तरह के किसी भी बुक में और इससे पहले किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आए नहीं कि इस सिलेबस पे आए हों। तो इसलिए क्वेश्चन जो इन्होंने बनाए हैं ना, वो कई जगह पे ऑप्शन भी अजीब तरह के हैं। तो इसमें आपको फंसना नहीं है, सब लोग पहली बार ही देंगे, बस आपको अपना सिलेबस के हिसाब से नॉलेज है ना अच्छा रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है पृथ्वी के सतह के तापमान में कमी, पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि। बी ऑप्शन सही है। तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है या नाइट्रोजन के कारण होता है, इससे कोई मतलब नहीं CD का। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बढ़ने वाली जो मानवीय गतिविधियां हैं ना, वो कौन सी हैं? जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बों का उपयोग। तो ये सभी है ना जो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो ऐसे तो 1894 में आई थी पहली, लेकिन उस समय ब्रिटिश सर से ये लेके आए थे, तो स्वतंत्र भारत की पहली 1952 में आई थी, 1952 में। तो 15 का ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 16 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय वन नीति का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? मतलब किस जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसका मेन एरिया कौन सा नहीं है? वनीकरण और पुनर्वनरोपण, बी है वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण, सी है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास वन नीति का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। और चौथा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, तो आप कुछ क्वेश्चंस में गेस मार्क भी कर सकते हैं। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। समय आपके पास भरपूर रहेगा, बस आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। पेपर के जैसा बनेगा, ये थोड़ा पेपर इजी बना तो कट ऑफ अच्छी खासी चली जाएगी, और पेपर यदि टफ बना तो पेपर कट ऑफ ऐसे नॉर्मल रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, 17 क्वेश्चन अभी मैंने बताया नहीं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? अब ये क्वेश्चन ना, इनको इस तरह से संशोधन थोड़ी है। जो अगली 1988 की वन नीति है ना, वो नई वन नीति है, वो उसको संशोधन थोड़ी बोल सकते हैं। चलो कोई नहीं, तो आप ये समझिए कि 1952 की जो वन नीति आई थी, उसके बाद 1988 की वन नीति आई, और वही अभी लागू है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इफेक्ट मेजरमेंट,
एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट शायद EIA इसको बोलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है? तो पहला जो दिया गया ना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, उसी के द्वारा ये EIA को समर्थन दिया गया है। तो ये है ना आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें कितने अध्याय शामिल हैं? तो इसमें 4 अध्याय हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं ये तो आपको जितने भी अधिनियम हैं आपके सिलेबस में सबके बारे में याद रहना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने में कौन सक्षम होगा? तो इसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल वन विभाग भारतीय वन सेवा के अग्रदूत की स्थापना किसके द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये डीट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा 1864 में किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 2017 to 2031 के लिए जो तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, तो इसमें यही पूछ रहा है कौन सी, खालिस्तान है ना, तो थर्ड है। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, NWAP शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2017 से 31 तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है? किस में वन क्षेत्र का? तो राज्य दिए गए हैं और एक यूटी भी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और लक्षद्वीप। तो पंजाब हरियाणा में सबसे कम है, तो पंजाब में सबसे कम है, हरियाणा तो इसमें दिए नहीं, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है ना वो आपका सही हो गया। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से आई थी। तो ये चिपको आंदोलन है ना, ये अभी तो लेटेस्ट टाइम की बात की जाए तो 1970 का जो पीरियड था ना उसमें उत्तराखंड में आया था, लेकिन ये जो इससे पहले भी ना ये मूल अवधारणा राजस्थान से आई थी। तो ये जो हुआ क्या था कि अमृता देवी है ना, ये बिश्नोई समाज की थी एक लेडी, उन्होंने नेतृत्व किया था 1730 में। जोधपुर के राजा है ना, उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। तो इस तरह का प्रदर्शन उन्होंने भी किया था कि वहाँ पे लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो 2015 का है उसमें। तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो सभी ऑप्शन जो है उसमें 25 नवंबर दिया है, उसके बाद ईयर अलग अलग है। तो जो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये वाला फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो तीसरा मॉक टेस्ट था ना उसमें भी ये रखा था, और ये UPSC प्रीलिम्स 2014 में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप जितने बार पढ़ेंगे तो अच्छा ही है। चलो मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किए जाते हैं। तो पहला जो है वो गलत है, और दूसरा है कि इको सेंसिटिव जोन का जो घोषणा का मुख्य उद्देश्य होता है वो उन क्षेत्रों में कृषि के अलावा बाकी सभी गतिविधियों पर रोक लगाना है। तो दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला जो 27 क्वेश्चन नंबर है, इसमें एलिफेंट रिजर्व लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र हाथी रिजर्व है। जितने नेशनल पार्क हैं, जितने बर्ड सेंचुरी हैं, और जो एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व, बिल्कुल इनको घोंट के पी जाइए। इनसे कम से कम कि इन 4 से आराम से हमको लग रहा है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो केवल इन्हीं से आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्न में से कौन सा सबसे दक्षिणी टाइगर रिजर्व है? तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु पड़ता है, तो यहाँ पे जो कलाकड़ मुंडनथुराई जो टाइगर रिजर्व है ये सबसे साउथ में, डी ऑप्शन है आपका सही। ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में, डी ऑप्शन आपका सही है। ओडिशा, अभी कहीं से इन्होंने क्वेश्चन रखा है, उस समय उड़ीसा होगा लेकिन अब है ओडिशा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल धाराओं की संख्या है ना वो है 5, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, वन अधिनियम में अधिकारियों और सरकारी विभाग द्वारा अपराध वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वो धारा 3B के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, इसमें अधिकारियों और सरकारी विभाग के द्वारा किए गए अपराध की बात हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। कार्बन क्रेडिट से ये क्वेश्चन है कि ये कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था? ये क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है 32 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या बोल रहा है? सरकार या अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियां कार्बन क्रेडिट कैसे प्राप्त करती हैं? मतलब जो कंपनियां उनके लिए जो डिसाइड की गई है सीमा उससे अधिक एमिशन करती हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट कैसे मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ये ऑप्शन है कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करके, पहले से ही ज़्यादा करती हैं तो पहला तो हजम नहीं हो रहा है। दूसरा है उन्हें उन कंपनियों या देशों से खरीद कर जिनका उत्सर्जन सीमा से कम है तो ये खरीद लेती हैं कार्बन क्रेडिट, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में निवेश करके इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन आपका सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही है। समय कम बचा है, बिल्कुल मैं आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कम समय में। एक कार्बन क्रेडिट, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी था लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। तो एक कार्बन क्रेडिट है ना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट किसी दूसरी गैस के बराबर इसको माना जाता है। तो 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन सही है। कार्बन पे टिक मार देना, क्योंकि हलवा क्वेश्चन देख के कभी कभी दूसरे में टिक हो जाता है, पता चला 1000 किलो कार्बन, और कभी कभी कहो 1 टन को तो पता चला 100 किलो दिमाग में आ जाए। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने की ओर ले जाती है? कौन सी मतलब मानव जनित गतिविधि है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा वन्य जीवों का विनाश हो रहा है? ऑप्शन है वनीकरण, प्रदूषण, स्तर पर नियंत्रण, प्राकृतिक आवासों का विनाश या जानवरों का शिकार बंद। ये बंद कर करना है, वनीकरण से होगा क्या? तो जो ऑप्शन सही है ना वो सी है, प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है जिसकी वजह से कई जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित किया गया है? तो जो रेड डेटा बुक है ना उसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उसके जानवर और पौधों दोनों की इसमें लिस्ट दी गई है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? तो वैसे तो जो राष्ट्रीय वन नीति है ना 1927 की, उसने हम लोग अभी पढ़े हैं लेकिन वो तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यदि ऐसा है ना तो आपको तो 38 क्वेश्चन नंबर में ना 1927 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन जो टिक करना है ना वो है वन अधिनियम 1878। तो वन अधिनियम 1878 में पहली बार जो भारत के वन है ना उनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम्य वन। अगला क्वेश्चन है 39, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी भारत में 1973 में। 1972 में आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है भारत में वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सरकार के निम्नलिखित अधिनियम को व्यवस्थित करना, ये किस ईयर में आए उस हिसाब से
जो पहले आया उसको पहले रखना है, जो बाद वाला है उसको बाद में रखना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अभी मैंने बताया 1972 में आया है, तो 1972। प्रोजेक्ट हाथी जो आया है वो 1992 में आया है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में आया है। तो सबसे पहले 72, फिर 73, फिर 92, तो 1, 3, 2, बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है। नहीं शब्द आपको क्वेश्चन पढ़ते समय याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये यदि जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, जैसे अंतरा सस्यन या पलवार, समोच्च जुताई, ये नहीं भी पता ना, तो बात ये अपक्षय जो है ना, अपक्षय का मतलब डिग्रेडेशन तो जो डिग्रेडेशन होगा लैंड का, वो संरक्षण का तरीका कहाँ से होगा। तो डी ऑप्शन सही है, बोल रहे हैं तरीका नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 52 में। अब ये भी क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है अजीब तरह का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सामाजिक वानिकी की विशेषता है। ऑप्शन है मिश्रित उत्पादन मिश्रित उत्पादन प्रणाली, अर्थात घास, चारा, फल और फाइबर। यही ऑप्शन इसका सही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। लोगों को सामाजिक वानिकी के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक है वहाँ भूमि कानूनों में संशोधन करना। ऐसा कुछ है नहीं, संशोधन नहीं किया जाता कि सामाजिक वानिकी के लिए उस समय जो लैंड लॉज है ना उसमें संशोधन किया जाए। अगला है सामाजिक वानिकी बागानों से प्राप्त आय को साझा करना। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है उचित नियम बनाना जिसे निजी अधिकार के पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करना। ऐसा भी कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 43 में। क्या बोल रहा है, वनीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन विचित्र तरीके से इन्होंने बनाया है कि वनीकरण का कारण क्या है मुख्य मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, तो ऐसे वन मिट्टी कटाव को रोकते हैं, तो ये सही है। जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। लकड़ी और कागज के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए, तो इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। और डी है कार्बन डाइऑक्साइड को स्तर को कम करने के लिए। तो मुख्य कारण है ना, तो इस क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन मेरे हिसाब से आएंगे नहीं, क्योंकि ए, बी और जो डी है ना वो मुझे तीनों सही लग रहे हैं। इन्होंने लेकिन बी ऑप्शन सही मारा है, जैव विविधता बढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 44। कृषि वानिकी से क्या लाभ है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना उससे पूछ रहा है लाभ क्या है। अन्न उत्पादन में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन में भी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इससे अन्न उत्पादन में उतना वृद्धि कुछ खास होती नहीं, क्योंकि वृक्ष लगा रहे हो आप साथ में, तो उससे अन्न उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप ये समझ लो कि कुछ उससे जो वृक्ष है ना वो मिट्टी के कटाव को रोकें, या हवा का प्रभाव जो है ना, हवा चल रही है उससे फसल पे कम प्रभाव पड़े तो अन्न उत्पादन बढ़ जाए। तो बाकी दोनों मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जैव विविधता वृद्धि ये तो होती है। तो आप इन्होंने उपरोक्त सभी डी ऑप्शन को सही लगाया है। अगला है वनीकरण प्रक्रिया है। तो वनीकरण में क्या होता है, पेड़ लगाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। जंगलों की सफाई कटाई ये तो है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 46। वन बंदोबस्त अधिकारी का अर्थ है। फॉरेस्ट सेटलमेंट जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है, तो वन बंदोबस्त अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी। तो जो वन बंदोबस्त अधिकारी है ना, ये है कि आप ये समझ लो कि एक आदमी है जिसपे सरकार फॉरेस्ट सेटलमेंट के जो राइट्स हैं ना उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अधिकार उसको देती है। ए ऑप्शन इसका सही है। अब आ गया वन बंदोबस्त क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इसमें पूछ रहा है कि वन बंदोबस्त क्या है, और इसके जो सभी ऑप्शन है ना वो फर्जी हमको लग रहे हैं। क्योंकि जो फॉरेस्ट सेटलमेंट होता है ना वहाँ पे क्या होता है कि वन बंदोबस्त का मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं, मतलब अपनी आजीविका के लिए मूल रूप से उसी पे निर्भर हैं, तो उनको वहाँ के जो संसाधन है ना उनका उपयोग के लिए अनुमति, और
उनके संरक्षण के लिए भी अनुमति दी जाती है। तो एक तरीके से वो लोग क्या है ना, जो लोग जंगल में रह रहे हैं वो कई सदियों से सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं ना जंगल के उत्पादों का। ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पे रह रहे हैं उसकी वजह से जंगल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वन क्षेत्र में स्थित एक बस्ती, ये दूसरा वन संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित एक बस्ती, वन संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से स्थापित एक समझौता, या वन में रहने वाले समुदायों को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित एक बस्ती। इन्होंने वैसे डी ऑप्शन सही माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 48 में क्या बोल रहा है, वन संरक्षण में वन बस्तियों की क्या भूमिका है। आजीविका के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना, वन संरक्षण पर निर्भरता कम करना, वन साधनों पर निर्भरता कम करना, वनों पर दबाव कम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन के भी ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे कि जो आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए थोड़ी ये बनाया जाता है वन बस्तियाँ। दूसरा है कि वन संसाधनों पर निर्भरता कम। अच्छा, इन्होंने ये लिया है कि दूसरे जो मतलब एक्टिविटीज़ है ना उस पर निर्भर रहे हैं, वनों पर इनकी निर्भरता कम हो। तो डी ऑप्शन को इन्होंने सही मान लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप ये समझिए कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा हूबहू। अब ये इन्होंने ना, इनको तो मॉक टेस्ट बनाने थे तो जल्दी जल्दी में बना दिए हैं, तो इनके जो क्वेश्चन है ना उनकी एक्यूरेसी ना उतनी अच्छी है नहीं। अगला है रबी की फसलें कब बोई जाती हैं। तो रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं। तो इसमें सर्दियां कहाँ से शुरू हो रही हैं, अप्रैल से तो होंगी नहीं, सितंबर से अक्टूबर, ये थोड़ा जल्दी है, दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं इसमें, अक्टूबर से दिसंबर ना, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, लैटेराइट मिट्टी किस जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है। नम उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म और शुष्क, ठंडा तापमान, भूमध्य सागरीय। तो जो लैटेराइट मिट्टी है ना वो नम उष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, क्या बोल रहा है, फसल चक्र क्यों आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा कम करने के लिए। ये तो गलत है। विभिन्न प्रकार की फसलों की जुताई करना, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सबसे सही है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला है 52 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी नहीं है। लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, काली मिट्टी या भूरी मिट्टी। तो जो उष्णकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी है उसमें भूरी मिट्टी नहीं आती है, बाकी ये तीनों आती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है, बोल रहा है नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस कारक का वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और जैव विविधता पर सबसे अधिक प्रभाव है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 53 के, ये जलवायु, मिट्टी, मानवीय गतिविधियाँ और स्थलाकृति। तो सी ऑप्शन है ना जो है वो सही है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं वनों की संरचना को। अगला है 54, कार्बन चक्र में वनों का मुख्य कार्य क्या है। कार्बन साइकिल में वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन, कार्बन से, वातावरण से कार्बन को अवशोषित करते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, बोल रहा है। ऑप्शन है, वे विशेष रूप से नदी के डेल्टा के तट के साथ बढ़ते हैं। ये पौधे खारे और ताजे पानी के मिश्रण में उगते हैं और वे मैला क्षेत्रों में विलासिता से बढ़ते हैं, उपरोक्त सभी। तो मुझे ना इसमें ए और बी सही लग रहा है, बाकी इन्होंने उपरोक्त सभी को टिक मारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 56, वन पारिस्थितिकी तंत्र में मृत पादप पदार्थ की क्या भूमिका है। यह मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, यह अपघटकों के लिए आवास प्रदान करता है, या जल चक्र को विनियमित करता है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है ना। जो डेड प्लांट्स है ना वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं मिट्टी को, और जो अपघटक है ना डिकम्पोजर्स उनको आवास प्रदान करते हैं और वाटर साइकिल को भी
रेगुलेट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, ये यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों, तो ये 21 की बात कर रही है, तो 2019 में आई थी इससे पहले, तो 19 से 21 के बीच के जो 2 वर्ष हैं ना, इसमें बोल रहा है कि किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, क्या बोल रहा है, भारत में जैव विविधता के संरक्षण में वन किस मुख्य तरीके से योगदान करते हैं। ऑप्शन है लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करके, पहला तो सही लग रहा है, मिट्टी के कटाव को रोककर तथा जल स्रोतों की रक्षा करके, दूसरा जैव विविधता संरक्षण की बात कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन सही होगा, आवास प्रदान करता है। और सी और डी, ये निम्न निर्माण और फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी उत्पादन करके, इनमें से कोई नहीं, तो सी और डी कोई उसमें उस क्वेश्चन से ना मैच नहीं कर रहे। अगला है भारत में वनों और उसके आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो वन और उसके आसपास रहने वाले लोग कृषि और वन आधारित उद्योग उनमें निर्भर हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 60 क्वेश्चन नंबर, वन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे योगदान देता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, पहला सही है। इको टूरिज्म के अवसर प्रदान करता है, दूसरा भी सही है। जलवायु को स्थिर करता है और जैव विविधता से रक्षा करता है, तीसरा भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करने में वन क्षेत्र की क्या भूमिका है। वन क्षेत्र केवल शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करते हैं, ऐसा तो है नहीं। वन क्षेत्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, तो बी ऑप्शन भी सही लग रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ना जो वन है ना वो रोजगार तो नहीं उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वनों की कटाई का क्या प्रभाव है। यह कृषि और उद्योगों के लिए अधिक भूमि प्रदान करके अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। वनों की कटाई के बारे में पूछ रहा है, तो पहला तो गलत है। यह संसाधनों की उपलब्धता को कम करके पर्यावरणीय गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बी ऑप्शन सही है। सी बोल रहा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, वन में रहने वाले जीवों की आबादी को कम करके सी डी से अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो सी डी है नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, ये ऊपर लाइन लिखी है उसी की है। वन आपदाओं को रोकने में मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन, प्रभावी वन प्रबंधन प्रथाएं, तो ये हमको सभी डी ऑप्शन सही लग रहा है कि जो वन आपदा है ना उनको रोकने में चुनौतियां ये सब। अगला है 64 क्वेश्चन नंबर, एक प्रभावी अग्निशमन रणनीति का महत्वपूर्ण घटक क्या है। अग्निशमन तो आपको पता ही होगा, आग को बुझाने के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं ना। अग्नि सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करना, अग्निशमन और अग्निशमन बुनियादी ढांचों का विकास करना, टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना और महत्वपूर्ण वन आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थान, तो इसका बी ऑप्शन है ना वो सबसे सही लग रहा है। चलते हैं अगले में 65, क्या बोल रहा है, अग्निवार समुदायों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, अग्निशमन और अग्निशमन बुनियादी ढांचे का विकास करना, जंगल की आग के खतरों पर समुदायों को शिक्षित करना, या महत्वपूर्ण वन आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन, तो सी ऑप्शन इसका सबसे सही लग रहा है कि जो वहाँ पे समुदाय रहे ना उनको एजुकेट किया जाए उसके बारे में, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं इससे बचने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, जंगल की आग के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य क्या है। मौसम के पैटर्न की निगरानी करने और संभावित आग का पता लगाने के लिए, यही सही लग रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, अग्निवार समुदायों को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है अग्निशामकों और अग्निशमन बुनियादी ढांचे का विकास करना, बिगड़े हुए वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना, तो पूर्व चेतावनी की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला 67, महत्वपूर्ण वन आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना का प्राथमिक लाभ क्या है। यह उच्च जोखिम वाले वन परिदृश्य में आग लगने के जोखिम को कम करता है।
दूसरा, यह आसपास के समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तीसरा है, या लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व का समर्थन करता है। तो 67 का जो डी है ना, वो सब उपरोक्त सभी चीज़ें हैं ना, वो सही है। किसके बारे में? वन आवासों की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना, कि वन में जो लोग रह रहे हैं उनके आवासों की बात हो रही है, उनकी सुरक्षा करना, और यदि उनको नुकसान पहुंचाता है तो उनकी फिर से स्थापना जल्दी से हो जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, वनों पर निर्भर समुदायों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका सही ऑप्शन सी है, गैर इमारती वन उत्पाद, है ना। NTFC लिखा है, ये NTFC, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लकड़ी के अलावा जो है ना वो उत्पाद, मतलब जो भी वनों से मिल रहे हैं ना, उन पे जो समुदाय जंगल में रहते हैं उनके लिए वो आय का प्राथमिक स्रोत है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, क्या बोल रहा है? वनोन्मूलन का वन उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपलब्धता बढ़ाता है। बढ़ाता कहाँ से? उपलब्धता। वन उपज की उपलब्धता या गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा भी गलत है। उपलब्धता को कम करता है और वन उपज की गुणवत्ता को कम करता है, तो सी ऑप्शन सही है। चौथा है, वन उपज की स्थिरता में सुधार करता है, तो चौथा भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, वन उपज के व्यापार को विनियमित करने में सरकार की क्या भूमिका है? व्यापार का कोई विनियमन नहीं, पहला तो गलत है। दूसरा, एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण। तीसरा, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी और सहयोग। सी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, निगमों के लिए वन उपज निकालने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना, ये तो सही है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 71, क्या बोल रहा है? वन श्रमिकों के लिए वन प्रमाणन के क्या लाभ है? ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन है, जो टॉपिक दिया गया है ना वन प्रमाणन, उस पर। तो बोल रहा है कि वन प्रमाणन का वन श्रमिकों के लिए क्या लाभ है? बेहतर वेतन और लाभ, काम करने की बेहतर स्थिति और सुरक्षा मानक। सी क्या बोल रहा है? नौकरी के अवसरों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन है ना, ये सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय वन उत्पाद बाजार पर वन प्रमाणन का क्या प्रभाव है? अब इन्होंने ये क्वेश्चन रख तो दिया है, लेकिन इंडिया में पता होगा आपको, केवल उत्तर प्रदेश में ही फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन लागू है, बाकी कहीं पे तो है नहीं। तो प्रभाव कैसे हम लोग जान पाएंगे? चलो ऑप्शन देखते हैं। कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रमाणीकरण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन पहला तो अच्छा लग रहा है, दूसरे पे चलते हैं। बढ़ी हुई मांग और प्रमाणिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार। सी है प्रमाणित उत्पादों की मांग में कमी और प्रतिस्पर्धा में कमी। और डी है वन उत्पाद बाजार पर कोई प्रभाव नहीं। तो भारत के लिए तो हमको लगता है ए सही है, लेकिन इन्होंने बी सही मारा है। तो बी इसलिए सही मारा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पे जो वन प्रमाणन सर्टिफिकेट जिन उत्पादों को मिला होता है ना, वन उत्पादों को, तो उनकी मांग ज़्यादा रहती है, तो कंपटीशन बढ़ता है। तो भारत के लिए तो ए सही है मेरे हिसाब से। लेकिन इन्होंने बी को सही मारा है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय वनों और समुदायों के लिए वन प्रमाणन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन देखते हैं। वन संसाधनों तक पहुँच में वृद्धि और वन पर निर्भर समुदायों के लिए आय में सुधार। दूसरा, वन संसाधनों तक पहुँच में कमी, वन पर निर्भर समुदायों की आय में कमी, ये तो है नहीं। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक विकास में वृद्धि। डी है, पर्यावरण की गुणवत्ता सुधार में कमी और आर्थिक विकास में कमी। डी ऑप्शन, तो बी और डी तो गलत हैं पूरी तरह से। ए और सी मुझे दोनों सही लग रहे हैं, इन्होंने लेकिन ए को सही माना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 74 में। वनों और समुदायों के लिए वन प्रमाणन के मुख्य लाभ क्या हैं? वन प्रमाणन पे कई सारे क्वेश्चन रख दिए हैं। क्या बोल रहा है? वन संसाधनों तक, ये रिपीट हो गया क्या?
जो 73 और 74 क्वेश्चन नंबर है ना, प्रश्न जो है वो अलग अलग है, बाकी ऑप्शन सेम है। तो इसका जो 74 का है ना, तो ये इसका ऑप्शन मुझे भी ज़्यादा सही लग रहा है। नहीं, एक मिनट कम ही बोल रहा है, तो ये वाला नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। 74 का क्वेश्चन यदि ऐसे पूछेगा ना, वनों और समुदायों के लिए वन प्रमाणन के मुख्य लाभ क्या है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। पहला ऑप्शन मतलब सबसे सही है, ये समझ लो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वन प्रमाणन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। वन प्रबंधन प्रथाओं की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए एक प्रणाली, पहले तो सही लग रहा है। दूसरा, वन उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया। सी है व्यक्तिगत पेड़ों के लिए प्रमाण प्रक्रिया। सी है उच्च संरक्षण मूल्य वाले वनों के लिए प्रमाण प्रक्रिया। तो ए ऑप्शन इसका सबसे सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अभी मानव वन्यजीव संघर्ष पे कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपको टॉपिक है। क्या बोल रहा है 76 नंबर में? ए ऑप्शन बोल रहा है एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य और वन्यजीव शांतिपूर्व सह अस्तित्व में रहते हैं। तो संघर्ष कहाँ चला गया, तो गलत है। ऐसी स्थिति जहां वन्य जीवों की गतिविधियां या व्यवहार मनुष्यों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा तो सही लग रहा है, तीसरा देखते हैं। ऐसी स्थिति जहां मानव की गतिविधियां या व्यवहार वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। और डी है ऐसी स्थिति जहां मनुष्य और वन्य जीव दोनों की गतिविधियां या व्यवहार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 76 का मुझे डी सबसे सही लग रहा है, क्योंकि मानव भी तो ऐसे कई कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो कांटेक्ट में आ रहा है जंगली जानवरों के आवासों के। तो लेकिन इन्होंने बी ऑप्शन को सही बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। मानव वन्य जीव संघर्ष का उदाहरण क्या है? हाथियों द्वारा फसलों का नुकसान, भेड़ियों द्वारा मवेशियों पर हमला, समुद्री ऊदबिलाव द्वारा व्यापारिक मछलियों की प्रजातियां खाना। डी ऑप्शन जो है ना, उपरोक्त सभी ये सब सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 78 पे। क्या बोल रहा है? वन्य जीवों की आबादी पर मानव वन्य जीव संघर्ष के क्या प्रभाव हैं? आबादी कम होगी, सीधी सी बात है। कहाँ पे दिया गया है? कोई प्रभाव नहीं, पहला गलत। मृत्यु दर में वृद्धि और आबाद संख्या के आकार में कमी। बी ऑप्शन सही है। जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार, गलत। प्रजनन वृद्धि। जनसंख्या स्वास्थ्य में कमी, प्रजनन में कमी। बी ऑप्शन इसका सबसे सटीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्या बोल रहा है? मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां क्या हैं? देखते हैं भाई क्या लिखा है। वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः परिचय। ये क्या मतलब हुआ? ये तो पहला तो हजम नहीं हो रहा। दूसरा है दूरस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव आबादी का स्थानांतरण। ये भी सही नहीं। बाढ़ लगाने या शोर पैदा करने वाले उपकरणों जैसे निवारकों का कार्यान्वयन। और डी है समुदाय आधारित संरक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम। डी ऑप्शन सबसे सही है कि मानव वन्य जीव संघर्ष है ना, उसको कम करने की जो ये वाली रणनीति है वो सबसे सही है। समुदाय आधारित संरक्षण और शिक्षा कार्यक्रम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्या बोल रहा है? वन्य जीवों द्वारा क्रॉप रेडिंग क्या है? भोजन के लिए अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार करने की प्रथा, गलत। फसल सुरक्षा के लिए जानबूझकर जीवों की हत्या, ये भी गलत। वन्य जीवों द्वारा कृषि क्षेत्र में फसलों की चोरी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81। वनपाल का पर्यावरण के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? वन पारिस्थितिक तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को कम करना, वन जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थायी उपयोग के लिए वनों का प्रबंधन। तो डी उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन है आपका सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या बोल रहा है? इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अब जिससे ऑप्शन है ना आपके वो दिख जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? वन भूमि को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में वनपाल की क्या भूमिका है? वन भूमि को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में कोई भूमिका नहीं, ये गलत। प्राकृतिक आपदा के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं, ये भी गलत। जंगलों में प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं, ये भी सही नहीं है। वनों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को रोकने तथा कम करने के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं। यह ऑप्शन सब है ना फर्जी तरह के दिए गए हैं।
जो फॉरेस्टर है ना उसकी क्या भूमिका होती है, उसके लिए तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या बोल रहा है, एक वनपाल का जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। ऑप्शन देखते हैं, वन पारिस्थितिकी और प्रबंधन के बारे में जनता को प्रशिक्षित करना सही है। वन संसाधनों और उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी सही है। टिकाऊ वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना, तीनों सही है, मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 84, जैव विविधता के संरक्षण में वनपाल की क्या भूमिका है। जैव विविधता के संरक्षण में कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत है। वनवासी जैव विविधता के नुकसान को बढ़ावा देते हैं, गलत। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं। संरक्षण के प्रयासों का विरोध करने के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं। अब इसका भी ऑप्शन है ना सही तरीके से नहीं दिया, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 85 पे। स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने में वनपाल की क्या भूमिका है। तो जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसके लिए बोल रहा है क्या भूमिका है। स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने में, अब यहाँ वनवासी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वनवासी यहाँ पे भी है, वनवासी यहाँ पे भी है, वनवासी जिम्मेदार है वनवासी, ये भी क्वेश्चन फर्जी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वनों को नष्ट करने के लिए, वनों के विकास रोकने के लिए, नए वनों की स्थापना। सी ऑप्शन आपका सही है। 86-7 है क्वेश्चन नंबर, वृक्षारोपण के लिए एक कार्य योजना का मुख्य घटक क्या है। मुख्य घटक है उपयुक्त वृक्ष प्रजाति की पहचान। मतलब आप वृक्षारोपण के लिए यदि सही कैटेगरी, मतलब सही जो स्पीसीज है ना वृक्ष की, उसका चुनाव नहीं करोगे तो आप नुकसान इससे हो सकता है। तो दूसरी प्रजातियों को नुकसान हो सकता है, वो ग्रोथ ना करे, हो सकता है। तो 87 का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं 88 पे। क्या बोल रहा है, वृक्षारोपण कार्य योजना, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में उसी पे क्वेश्चन है। तो बोल रहा है इसमें समुदाय की भागीदारी की क्या भूमिका है। बोल रहा है इसमें शामिल नहीं है, पहला गलत है। विरोध कर रहे हैं, ये भी गलत है। वृक्षारोपण के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी और डी भी देख लेते हैं। कार्य योजना बनाने के लिए जिम्मेदार थोड़ी हैं। सी ऑप्शन आपका सबसे सही लग रहा है। 88 का जो सी है ना वो सही है। चलते हैं 89 में। वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना में सरकारी एजेंसियों की क्या भूमिका है। बोल रहा है इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है। बोल रहा है इसमें विरोध कर रही है, ये भी गलत है। सरकारी एजेंसियां वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना में सहायता प्रदान करती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। 90 पे चलते हैं। वृक्षारोपण की कार्य योजना में निजी क्षेत्र के संगठनों की क्या भूमिका है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे ऑप्शन दिख सकें सही से। निजी क्षेत्र के संगठन इनमें शामिल नहीं है, गलत। निजी क्षेत्र के संगठन विरोध कर रहे हैं, ये भी गलत। निजी क्षेत्र के संगठन सहायता प्रदान करते हैं, ये सही लग रहा है। वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना में लागू करने के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ये समझ लो। सी ऑप्शन इसका भी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण के लिए वनों का प्राथमिक लाभ क्या है। जैव विविधता का विनाश करते हैं क्या। कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई, ऐसे ऐसे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, रिहाई कर रहे हैं, गलत। वायु गुणवत्ता में सुधार, सी ऑप्शन है ना इसका सही है। जल संसाधनों का विनाश, ये गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्या बोल रहा है, वन जल संसाधनों को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। मिट्टी के कटाव और पानी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण, ये गलत। जल संसाधनों को कम कर देते हैं, पानी की गुणवत्ता में सुधार और मिट्टी के कटाव को कम करके। सी ऑप्शन आपका सही है। सूखे और मरुस्थलीकरण में योगदान थोड़ी देते हैं। चलते हैं 93 में। जलवायु परिवर्तन को कम करने में वनों की क्या भूमिका है। वन जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, गलत। वनों का जलवायु परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं, गलत। वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं, वन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ाते हैं, इसका भी सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या बोल रहा है, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं, तो गलत।
वन्य जीवों के आवास में सुधार होता है, गलत। वनों की कटाई वन्य जीवों के आवास और जैव विविधता को कम करती है, सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें बोल रहा है कि जैव विविधता में वृद्धि होती है वनों की कटाई से, डी ऑप्शन भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, मानव आजीविका के समर्थन में वनों की क्या भूमिका है। मतलब वन जो मानव आजीविका है ना, ह्यूमन लाइवलीहुड जो है ना, उस पर कैसे हेल्प करते हैं। मानव आजीविका को कमज़ोर करते हैं, गलत। वनों का मानव आजीविका को कोई प्रभाव नहीं, ये भी गलत। समर्थन करते हैं, खतरा है, सी ऑप्शन इसका भी सही है। अभी तो सबका सी चल रहा है। बचे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नहीं 5 बचे ना, हाँ। 96 क्या बोल रहा है, मृदा संरक्षण के क्या तरीके हैं। टेरेसिंग, कंटूर जुताई, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये तीनों हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला 97, नमी संरक्षण क्या है। मृदा की नमी का संरक्षण, सूखे से मिट्टी का संरक्षण, या जल भराव वाली भूमि का पुनर्स्थापन। तो डी ऑप्शन है ना आपका सही है, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, क्या बोल रहा है, मिट्टी और नमी संरक्षण में वनस्पति की क्या भूमिका है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, सही है, वनस्पति है ना वो, मिट्टी का कटाव रोकती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, मिट्टी में जल संतुलन को बनाए रखती है। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए कृषि वानिकी के क्या लाभ हैं। खाद्य सुरक्षा और आय में वृद्धि, पहला सही है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता में वृद्धि, मतलब जलवायु परिवर्तन का जो असर है ना वो कम करते हैं। तो तीनों सही हैं, तो इसका भी डी सही हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, NWAP को पहली बार कब अपनाया गया था। तो जो पहली नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो पहली आई थी वो आई थी 1983 में, 1983 से 2001 तक। दूसरी 2002 से 2016 तक, 2 से 16, तीसरी 17 से 31, तो तीसरी अभी चल रही है। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन, लगभग 52 मिनट है ना, उसमें आपका ये मैंने ख़त्म कर दिए 100 क्वेश्चन। तो आपका चौथा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ वही है कि मैं ये समझ के आप चलो कि 100 में से 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन तो आपको सही मिल ही रहे हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन यहाँ पे इन टॉपिक में बनाना कितना मुश्किल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल आपका मॉक टेस्ट 5 आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।